इजराइल एक ऐसा देश जो कि भारत से वेस्ट की तरफ तथा अरबी देशों से घिरी हुई एक टेरिटरी है, जिसको हम सभी लोग इजराइल पैलेस्टीनियन वॉर की वजह से जानते हैं। और अगर अपन इस वॉर की शुरुआत की देखे जाए तो वो है 1047 बीसी में, जहाँ किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था। वहाँ पे किंग सोलोमन राज करते थे। उन्होंने यहूदियों के लिए एक टेम्पल बनवाया था जिसे फर्स्ट टेम्पल कहा गया था। और उस वो एक माउंटेन के ऊपर था जिसे टेम्पल माउंट कहा गया। और उसमें उस जगह पे अरबी लोगों के लिए हरम अल शरीफ हुआ करता है, जो एक क्रिश्चियन जूश अरबी तीनों लोगों के लिए धार्मिक स्थल है। यहाँ अरबियों के लिए अलक्सा मस्जिद है, डोम ऑफ द रॉक है, एंड वेस्टर्न वॉल है। सभी को एक जगह पर टेम्पल माउंट कहा जाता है। जूस दुनिया में कहीं भी हो, वे लोग टेम्पल माउंट की तरफ मुँह करके ही प्रे करते हैं। और इन सभी वजहों के कारण ये जो जेरूशलम है वो इजरायलियों का या फिर यहूदियों का एक पुराना प्लेस है, या फिर उनका एक सेक्रेड प्लेस है। और जेरूशलम में हुए अत्याचारों की वजह से यहूदी पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर बसावट करने लगे, तथा मुख्यतः इनकी रहने की जगह ईस्टर्न यूरोप थी। सन 1882 में पब्लिश हुई बुक ऑटो इमेंसिपेशन में लियोन पिस्किंस्कर ने एक धारणा प्रस्तुत की जिसे जियोनिज्म कहा गया था। इसका मतलब यह था कि जूस को जेरूसलम वापस लेना चाहिए। और यह सब जरूरी भी था क्योंकि दुनिया में जूस को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, उनको हर जगह से प्रोसिक्यूशन हो रहा था। इस वजह से जूस ने अपनी सेक्रेड प्लेस को वापस लेना चाहा। फिर आई सन 1914, जिसमें शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर वन की, जिसमें ब्रिटेन ने जूस को सपोर्ट मांगा और तथा उनसे वादा किया कि वो जेरूसलम को वापस दिलाएगा, तो या फिर उनके लिए एक नेशन स्टेट की स्थापना करेगा। जिसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1917 में बेलफोर्ट डिक्लेरेशन किया, जिसमें कहा गया कि जूस के लिए घर बनाया जाएगा, और वो भी एक ओटोमन टेरिटरी में, जो कि पैलेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ओटोमन एम्पायर उस समय टर्किश एम्पायर था, वो पूरा अरब वर्ल्ड उनके कंट्रोल में आया करता था। और इन सभी कारणों की वजह से वर्ल्ड वॉर वन के बाद में ब्रिटेन की जीत हुई और ओटोमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया गया, और उस अरब वर्ल्ड के ऊपर अब ब्रिटिश कॉलोनी हो गई। इस कारण वहाँ पे पेलिस्टीन में अब जूस को भी माइग्रेट किया जाने लगा। अपने वादे के अनुसार उन्होंने जूस की पॉपुलेशन को वहाँ पे बढ़ाना स्टार्ट किया, या फिर वहाँ पे माइग्रेट करवाना स्टार्ट किया, जिसके बारे में जानकारी हमें 1922 में ब्रिटेन में पारित हुए एक वाइट पेपर से मिलती है, जिसमें कहा गया है कि अब धीरे धीरे जेरूसलम में या फिर पेलिस्टीन में इजराइल्स को माइग्रेट करवाया जा रहा है। जूस को कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किए जाने का मुख्य कारण एक यह भी था कि वो मनी लेंडिंग का बिजनेस करते थे, और वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में बिल्कुल ही गलत बताया गया है। और उसके बाद में सन 1939 आया, उसमें स्टार्ट हुई वर्ल्ड वॉर टू की, जिस उसमें जर्मनी में हिटलर था, जिसने जूस को सोसाइटी के साथ फिट ना होने का बहाना देकर होलोकॉस्ट जैसी घटना को अंजाम दिया, जिसमें लाखों की संख्या में जूस को मारा गया। वर्ल्ड वॉर टू में जीतने वाले देशों ने यूनाइटेड नेशंस का गठन किया, और तथा ब्रिटेन ने बेलफोर्ट डिक्लेरेशन को यूएन को सौंप दिया और कहा कि अब जूस की प्रॉब्लम को यूएन अपने ध्यान में रखेगा और जूस के लिए एक स्थायी सेटलमेंट की व्यवस्था करेगा। इसलिए यूएन ने डिसाइड किया कि अब वो जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी थी उसमें इसराइल को भी बसाएगा और पैलेस्टीनियन को भी रखेगा और जेरूसलम को अपने अधिकार में ले लेगा। तब उसमें उनके हिस्से के अनुसार पैलेस्टीनियन को 45% उनका जगह दी गई, या फिर उनके लिए प्लेस दिया गया, और जूस को या इसराइल के लिए 55% दिया गया। और जो जेरूसलम था उसे यूएन ने अपने कंट्रोल में कर लिया। उसके बाद 14 मई 1948 को इसराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और कहा कि आज से इसराइल एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंट्री है। उसके बाद में इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर 15 मई 1948 को सभी अरब देशों ने मिलकर इसराइल के ऊपर अटैक किया, क्योंकि फ़लस्तीन के पास ना तो कोई टेरिटरी थी और ना ही उनके पास कोई एक स्थायी सोल्जर्स थे या आर्मी थी, ना कोई गवर्नमेंट थी। इस वजह से सभी अरब देशों ने उसका सपोर्ट किया और उनके ऊपर, जिसे फर्स्ट अरब इजरायली वॉर के रूप में जाना जाता है, उसमें सभी को यही लग रहा था कि एक ही दिन की बनी हुई कंट्री को सभी अरबी देश मिलकर हरा देंगे तो इसराइल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन इसराइल ने फिर भी सभी कंट्रीज को एक साथ मिलकर हराया। एक साल तक चली इस वॉर में इसराइल की जीत हुई, और उसके बाद में इसराइल ने जो फ़लस्तीन को जो टेरिटरी दी गई जिसमें वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप थी, उन उनके ऊपर और ज़्यादा अधिकार कर लिया, और एक छोटा सा हिस्सा जो कि जिसे अब वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप कहा जाता है उसके रूप में उनके पास छोटा सा हिस्सा रह गया,
जो अब वेस्ट बैंक जॉर्डन को दे दिया गया और गाज़ा स्ट्रिप मिस्र के पास चला गया। इस वजह से इज़राइल की अपनी ज़्यादा वो बहुत ही बड़ी एक टेरिटरी अब विकसित हो गई और इज़राइल उसमें अपने एक सोवरेन और अपने एक अधिकार के रूप में अपनी गवर्नमेंट को चलाने लगा। उसके बाद सन 1950 में इज़राइल ने एक बिल पास किया जिसे लॉ ऑफ रिटर्न कहा गया, जिसमें कहा गया कि दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी यहूदी या जूस रह रहा है, वो इज़राइल वापस आ सकता है, उसे सिटीजनशिप दी जाएगी, उन्हें वो सभी अधिकार दिए जाएंगे जो कि एक नॉर्मल या फिर वहाँ पे रह रहे एक इजरायली के पास हैं। लेकिन फिर भी इज़राइल को कहीं पे भी अरब वर्ल्ड में एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो सभी इज़राइल को मानने को तैयार नहीं थे। इस कारण उस समय अपने आप को अरब वर्ल्ड का नेता या अरब वर्ल्ड का लीडर बताने वाला मिस्र ने 1956 में स्वेज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया, या जिसे स्वेज कैनाल क्राइसिस के रूप में कहा गया, जिस पे पहले ब्रिटेन व फ्रांस के इन्वेस्टर्स का अधिकार था। वो सभी नाराज हुए। मिस्र ने उनसे वादा भी किया था कि वो उनके अधिकार के पैसे उन्हें लौटा देगा, लेकिन फिर भी वो सभी नाराज हुए और इस वजह से उन सब ने मिस्र को गलत माना और कहा कि ये सब गलत है। और जब इस सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया गया तो उसके बाद में जो भी इजराइल का व्यापार सुएज कैनाल से होता था उसे ब्लॉक कर दिया गया और सभी नेविगेशन की सुविधाएं इजराइल के लिए सुएज कैनाल से बंद कर दी गई। इन सभी कारणों से इजराइल ने मिस्र पर अटैक किया और उसका पूर्वी हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया तथा जिसे द्वितीय अरब इजराइल वॉर के रूप में जाना जाता है। इसके बीच में यूएन ने बीच बचाव किया तथा मिस्र व इजराइल के बीच में एक समझौता करवाया। उसमें मिस इजराइल ने मिस्र को उसका छीना हुआ हिस्सा लौटा दिया तथा मिस्र ने वादा किया कि वो अब कभी भी स्वेज कैनाल में से इजराइल को ब्लॉक नहीं करेगा या फिर इजराइल के ट्रेड को ब्लॉक नहीं करेगा। इजराइल को वो सभी अधिकार होंगे जो बाकी के सभी कंट्रीज को हैं। 1948 की वॉर के बाद में जो वेस्ट बैंक का हिस्सा जॉर्डन को दे दिया गया था और गाजा स्ट्रिप का हिस्सा इजिप्ट ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, उनसे कहा गया कि वो पैलेस्टीन को आज़ाद कर दे, लेकिन उन्होंने कहा कि इजराइल इनके ऊपर अटैक करेगा और वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के इलाके को अपने पास में कर लेगा। इस वजह से उन सब ने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के इलाके को अपने कंट्रोल में रखा और उसके बाद में जहाँ के जब वो फ़लस्तीनियन लोग थे उन्हें भी लगा कि अपनी भी एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए, तो उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया गया जिसे पीएलओ कहा गया, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1964 में इसकी फाउंडेशन रखी गई। पीएलओ का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि उसे पैलेस्टीन को वापस लेना है तथा इसराइल को वहाँ से निकाल फेंकना है। इस वजह से उन्होंने सभी प्रकार से अरब वर्ल्ड से उन्हें सपोर्ट मिला तथा सभी अरबी लोगों से भी उन्हें इस प्रकार से सपोर्ट मिला, लेकिन वो 3 साल तक किसी भी प्रकार से कोई कार्य नहीं कर पाई और वो चुपचाप अपने ही कार्य में लगे रहे। फिर 1967 में मिस्र के तत्कालीन प्रेसिडेंट नासेर ने स्टेट ऑफ तिरान से इसराइल का व्यापार को रोक लगा दिया क्योंकि वो 1956 का बदला लेना चाहते थे। इस वजह से इसराइल ने फिर से मिस्र के ऊपर अटैक किया और सभी अरबी देशों ने मिस्र का सपोर्ट किया, लेकिन फिर से 6 दिनों तक चली इस युद्ध में इसराइल ने सभी अरबी देशों को हरा दिया और उसके बाद में उसने वेस्ट बैंक तथा गाजा स्ट्रिप के इलाके को ही अपने अंडर कंट्रोल में नहीं लिया, बल्कि उसने अपने नॉर्थ में स्थित सीरिया के भी इस एक हिस्से गोलन हाइट्स को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इस वजह से सभी अरबी लोगों को और एक प्रकार से पैलेस्टीन का नामो निशान भी ख़त्म हो गया, क्योंकि जो पहले वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पैलेस्टीन के इलाके हुआ करते थे, इसलिए वो आज नहीं है। इसलिए भी आज अगर मैप पे अगर अपन सर्च करते हैं पैलेस्टीन के बारे में तो भी पैलेस्टाइन को मैप के ऊपर नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि एक प्रकार से ये इलाका 1967 में ख़त्म हो चुका है। 1964 में बनी पीएलओ पैलेस्टीन को आज़ाद कराने के लिए अभी भी कार्य कर रही थी। इस कारण सभी पैलेस्टीनियन लोगों ने पीएलओ को बहुत ही मात्रा में सपोर्ट किया और उसके बाद आया सन 1969 जिसमें पीएलओ के नए चीफ बने यासिर अराफात, जिन्होंने छोटी छोटी लड़ाई और गुरिल्ला वॉरफेयर के स्टार्ट किया और उन्होंने एक पार्टी भी बनाई, फतह पार्टी, जिसमें जिसके माध्यम से वो उन्होंने इनको डेमोक्रेटाइज किया अपने पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद उन्होंने छुपके छुपके इसराइल के ऊपर अटैक किए, जिसमें प्लान हाईजैक, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लान हाईजैक्स किए गए। 1972 में हुए म्यूनिक ओलंपिक में भी एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें इजरायली एथलीट्स कोच वगैरह की मौत हुई।
फिर आया 8 दिसंबर 1987। उस दिन वहाँ पे एक इजरायली ट्रक ने कुछ या फिर 4-5 अरबी लोगों के को एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें अरबी लोगों की डेथ हो गई। इस कारण वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इजराइल का प्लान था। उसमें लगभग उनके फ्यूनरल के अंदर 10,000 से ऊपर लोग मौजूद थे। इस कारण पैलेस्टीनियन पीपल जन सड़क के ऊपर उतर आए और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पत्थरबाजी की, उन्होंने गोले फेंके और जो इजरायली सोल्जर्स थे उनके ऊपर भी अटैक किए। ये सब 13 सितंबर 1993 तक चलता रहा, जिसे फर्स्ट इंतफादा कहा गया, जो कि गाजा स्ट्रिप के अंदर चल रहा था। वहाँ पे अगर देखा जाए तो गाजा स्ट्रिप के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा था जिसे मुस्लिम ब्रदरहुड कहा गया, जिसे इजराइल भी सपोर्ट कर रहा था वहाँ पे मस्जिद बनवाने के लिए। इजराइल उन्हें फंडिंग करता था वहाँ पे मदरसों के लिए, और भी बहुत प्रकार के सपोर्ट के लिए इजराइल उन्हें फंडिंग कर रहा था ताकि वो भी पीएलओ की तरह वर्क ना कर पाए। इसलिए जब ये फर्स्ट इंतफादा चल रहा था तो उनके लोगों ने उनसे कहा, मुस्लिम ब्रदरहुड से कहा कि हमें भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उनके लीडर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम किसी भी प्रकार की हिंसा को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक नई विंग का निर्माण किया जिसे कहा गया हरकत अल मुक्कावा अल इस्लामिया, जिसे इन शॉर्ट में हमास कहा गया, जिसका लीडर मोहम्मद डेफ को बनाया गया, जिसने 7 अक्टूबर का भी ये प्लान, जो अभी 2023 में 7 अक्टूबर को ये जो अटैक हुआ है हमास का इजराइल के ऊपर, उसको भी इन्होंने प्लान किया। फिर लगभग 2 साल तक हमास ने कुछ भी नहीं किया और वो चुपचाप अपना वर्क करता रहा, लेकिन फिर 1989 में उन्होंने अपना फर्स्ट अटैक इजराइल के ऊपर प्लान किया और वो डे बाय डे वो ब्रूटल होते गए। उन्होंने सुसाइड बॉम्बर्स भी भेजे, उन्होंने मिसाइल से अटैक किया, उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किए, उन्होंने गोलियां चलाई। और एक जब ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ तो इजराइल बैकफुट पे आया और वो एक एग्रीमेंट के लिए तैयार हुआ, जिसे यूएसए ने बीच में या बीच बचाव किया। उसके बाद उनका ओस्लो एग्रीमेंट हुआ जो 13 सितंबर 1993 को व्हाइट हाउस में जिसे साइन किया गया। उसके अनुसार वेस्ट बैंक और गाजा पैलेस्टीनियन को दे दिया जाएगा और उनका फर्स्ट प्रेसिडेंट होगा यासिर अराफात। लेकिन ना तो इजराइल की जनता ने और ना ही पैलेस्टीनियन लोगों ने इस एग्रीमेंट को सपोर्ट किया, क्योंकि इजराइल किसी भी प्रकार से पैलेस्टीन को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन पैलेस्टीनियन भी इजराइल को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, वो किसी भी प्रकार से टू स्टेट थ्योरी को नहीं मानने को तैयार थे। इसलिए लोगों में गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने वर्तमान उस समय के पीएम को भी उनकी भी हत्या कर दी। इसके बाद में वहाँ से गवर्नमेंट को हटा दिया गया और उसके सपोर्ट में जो फ़िलहाल के पीएम हैं नेतन्याहू, वो भी थे, जिन्होंने जो अब नए पीएम बने उस समय नेतन्याहू, उन्होंने इस पीस एग्रीमेंट से बिल्कुल ही किनारा कर लिया और कहा कि हम नहीं मानेंगे कि किसी प्रकार से वेस्ट बैंक और गाज़ा में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रहे। इसी के साथ साथ पैलेस्टीनियन पीपल भी पीएलओ से गुस्सा होने लगे और वो सभी पीएलओ को सपोर्ट करना उन्होंने बंद कर दिया और एक दूसरे के ऊपर जब और उन्होंने वहाँ के पैलेस्टीनियन पीपल्स ने हमास को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, पीएलओ से उन्होंने भी किनारा कर लिया। और जब इस वजह से इजराइल और हमास दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहे और उनमें सभी में एक दूसरे के लिए कुछ ही किसी भी प्रकार से कोई आपसी समझौता होने को तैयार नहीं था, क्योंकि कोई भी एक पक्ष एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं। फिर आया सन 2000, जिसमें 28 सितंबर को शुरुआत हुई सेकंड इंतफादा की, जिसमें जिसमें कहा जाता है कि इजराइल के पीएम टेम्पल माउंट में गए और उन्होंने कहा कि जेरूसलम है वो पूरी तरह से इजराइलियों का है या जूस का है। और इसमें की वजह से वहाँ पे फिर से अटैक स्टार्ट हो गए, फिर से उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। ये 2005 तक चला, जिसमें गाजा स्ट्रिप से जूस को हटा दिया गया, क्योंकि गाजा स्ट्रिप में जो जूस रह रहे थे उनके ऊपर बहुत ही अटैक हो रहे थे और उनकी लगातार मृत्यु हो रही थी। इस वजह से उन्हें वहाँ से हटा लिया गया और वो अब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब पैलेस्टीनियन बचे थे। इसलिए इस सभी वजह से हमास की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई और इन सब कारणों की वजह से 25 जनवरी 2006 को गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में इलेक्शंस की शुरुआत की गई, जहाँ पे दो पार्टी थी, फतह पार्टी और हमास। फतह पीएलओ से थी और हमास अलग थी। उसमें सभी को लग रहा था कि फतह पार्टी या पीएलओ जीत जाएगा, लेकिन हमास ने वहाँ पे 74 आउट ऑफ 132 से जीत हासिल की और हमास के लीडर बने इस्माइल हानिया,
ज तब इस वजह से 2007 में बैटल ऑफ गाज़ा हुई, इसमें फ़तह और हमास के बीच में ये बैटल ऑफ गाज़ा हुई, जो अब इसमें हमास का पूरी तरह से कब्ज़ा गाज़ा के ऊपर हो गया और वेस्ट बैंक फ़तह पार्टी का वहाँ पे कब्ज़ा हो गया, और ये सभी जो हमास पार्टी थी गाज़ा के अंदर, उसे सपोर्ट किया गया पीपुल्स के द्वारा, उनके वहाँ के पीपुल्स के द्वारा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सपोर्ट किया गया। वो सभी इस चीज़ के लिए तैयार थे कि हमास हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहा है। उसके बाद से आए दिन इजराइल के ऊपर गाजा से मिसाइल्स आती रहती हैं, मिसाइल्स अटैक होता रहता है, उसका रिटेलिएट करने के लिए इजराइल भी हमास के या गाजा के ऊपर अटैक करता है। इसीलिए या फिर अपने लोगों को बचाने के लिए इजराइल ने आयरन डोम को विकसित किया है, ताकि वो हमास से आने वाली मिसाइल या गाजा से आने वाली मिसाइल्स को रोक सके। लेकिन फिर भी प्रश्न ये उठता है कि हमास के पास इतने वेपन्स आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने अपनी तरफ की बॉर्डर को सील कर रखा है, उस तरफ से इजिप्ट ने भी अपने बॉर्डर को हमास के लिए सील कर रखा है, और एक तरफ उनकी सी कोस्ट है, लेकिन फिर भी उनके पास इतने ज़्यादा वेपन्स आ कहाँ से रहे। तो कहा जाता है कि ये सभी ईरान के द्वारा आ रहे हैं। ईरान उन्हें सीरिया की बॉर्डर या फिर ईरान उन्हें स्वेज कैनाल के माध्यम से भी उनको सपोर्ट दे देता है। और अभी हाल ही में 7 अक्टूबर 2023 को हुए अटैक में हमास ने एक साथ इजराइल के ऊपर 5,000 मिसाइल्स दागी, ताकि वो आयरन डोम इन सबको एक साथ रोक ना पाए, और इस वजह से इजराइल को बहुत ही ज़्यादा लोगों की हानि हुई, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी मची। वो सभी लोग जो हमास में थे या फिर हमास के लीडर्स थे, वो इजराइल के अंदर आए और इजराइल के लोगों को मारा, उन्हें गोलियां चलाई गई, उनके साथ उनको अरेस्ट किया गया, उन्हें किडनैप किया गया, वो सभी वहाँ से चले गए अब। ले- लेकिन उसके बाद इजरायली फोर्सेस ने वहाँ से इनको पैलेस्टीनियन को या फिर हमास को वहाँ से निकाला, और अब वो वहाँ से इजराइल हमास के ऊपर या गाज़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा मिसाइल्स का अटैक कर रहे हैं वहाँ, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हैं। उन सभी कैजुअलिटीज़ के लिए यूएसए ने मिस्र की तरफ से एक रास्ता खोला है, वो वहाँ से लोगों को बाहर निकालने या फिर उनके इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है, और ये कहा जाता है कि ये अभी बहुत दिन तक चलने वाला मैटर है। लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी, इसका कोई कुछ नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि वो पैलेस्टीनियन को अधिकार दें या फिर इजराइल को पैलेस्टीनियन अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये है इजराइल का और पैलेस्टीन का या फिर हमास का प्रेजेंट सिनेरियो, जिसमें ये सभी चल रहा है सबके लिए। और इसे पूरा सुनने के लिए थैंक यू, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।